अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 में मिनट्स की बात, क्या किसे कहते हैं मिनट्स का टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों लाया गया, क्या बात है, आए इस पे बात करते हैं। अब ये मिनट्स का मतलब क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। देखें, एक बात ध्यान में रखें कि ज़िंदगी की सबसे प्राइसलेस चीज़ जो है वो वक्त है। आप सब कुछ ख़रीद सकते हैं और कमोडिटीज़ में से वक्त नहीं ख़रीद सकते। इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो स्पीचलेस कर देती हैं इंसान को, बिकॉज इंसान के वर्ड्स नहीं होते उनकी वैल्यू बताने के लिए। जैसे कि पेरेंट्स, तो वालिदैन को हम वर्ड्स में नहीं बता सकते, और प्राइसलेस क्या, उनके लिए तो कोई वर्ड ही यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बस वालिदैन होते हैं। तो अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा वक्त जो है ना वो मीटिंग्स में गुजर जाता है, और मीटिंग्स के अंदर बहुत अनप्रोडक्टिव टाइम भी होता है, बहुत अनप्रोडक्टिव टाइम। मैं आपको समझाता हूँ। मीटिंग में आके सब बैठे, चेयर सेट करी, किसी ने मिनरल वाटर की बोतल खोली, अभी प्रोजेक्टर लग रहा है, अभी फलां हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी मीटिंग के जो चेयर हैं, चेयर ऑफ द मीटिंग, वो अभी पहुँचे नहीं हैं, चेयर आ गए हैं लेकिन वो कॉल पे बिजी हैं। ये वो सब चीज़ें हैं कि मीटिंग के नाम पे बहुत सारा टाइम जो है बर्बाद होता है। अब क्या करना है भाई, टाइम तो इतना बर्बाद हो रहा है, क्या करें, क्या हल निकालें इसका? तो भाई इसका एक हल है और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका हल ये है कि मीटिंग, जो ही मीटिंग होती है ना, क्या मीटिंग वाकई इतनी इम्पोर्टेंट थी कि हमने इतने सारे लोगों को बोल दिया कि आप अपने काम छोड़ें और मीटिंग में आ जाएं? क्या वाकई इतनी मीटिंग इम्पोर्टेंट थी कि इतने सारे डिपार्टमेंट में से लोगों को हमने बोला जी आ जाएं, सारे काम छोड़ें? फॉर एग्जांपल इट्स 3 PM और ऑफिस वर्क समझें 6 बजे तक चलता है, 3 घंटे दिन के बाकी हैं। 3 बजे एक मीटिंग कॉल हो गई, 3:15 तक सब लोग मीटिंग रूम में आ गए। अब सब मीटिंग रूम में 3:15 तक पहुंच गए, 3:15 तक। अब क्या वो जी बैठे हुए हैं, मीटिंग के पुराने एजेंडे को डिस्कस कर रहे हैं, नया एजेंडा पता नहीं है, नए एजेंडा पे कोई डिस्कशन नहीं है। करते 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 जी 3:45 हो गए और अभी तक मीटिंग का कुछ पता नहीं है कि मीटिंग का क्या मामला है, क्या बना, कुछ नहीं पता। दोस्तों, होता ये है कि इसी तरह मीटिंग के नाम पे बहुत कुछ वक्त ज़ाया होता है। अब जिनको ठंड मचानी होती है ना, चिल करना होता है, रिलैक्स करना होता है, उनके लिए तो बड़ी मज़े की बात है। लेकिन जो काम के लोग होते हैं वो बोलते हैं यार हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इतने छोटे फैसले के लिए सबको जमा कर लिया, इनइफेक्टिव तरीका है। तो यूँ समझ लें कि एक वक्त आया कि मीटिंग के ऊपर निगाह रखनी पड़ी कि भाई मीटिंग में होता क्या है। तो मीटिंग की एक एक बात चूँकि इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। भाई आप, इतना अहम वक्त है, आप सब चीज़ें छुड़वा के अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं कि आप मीटिंग में आएँ, तो आप एक्चुअली ये बता रहे हैं कि भाई मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये बोल रहे हैं कि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मीटिंग में आना बहुत ज़रूरी है, और आप साथ साथ ये भी तो बोल रहे हैं कि हर काम से बढ़ के मीटिंग है। तो भाई एक काम कर लेते हैं कि अगर मीटिंग को मॉनिटर कर लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो हर मीटिंग के अंदर मीटिंग की प्रोसीडिंग्स, मीटिंग के अंदर लेट से टीम मेंबर A, B, M, Z, ये 4 लोग हैं मीटिंग के अंदर। ये 4 लोग मीटिंग को चला रहे हैं। मिस्टर A मीटिंग को लीड कर रहे हैं, चेयरपर्सन है मीटिंग के, चेयरपर्सन। अब जरा समझने वाली बात, मिस्टर A चेयरपर्सन है, B का भी इनपुट चाहिए, M का भी चाहिए, Z का भी चाहिए। तो Z, M, B सबके इनपुट चाहिए, जो किसके पास जाएंगे? मिस्टर A के पास, और फिर वो जो मीटिंग का काम है वो मीटिंग का फैसला करेंगे। लेकिन एक बंदा और भी होगा मीटिंग में, फॉर एग्जांपल ये Z हो सकता है, Z खुद हो सकता है एक जूनियर हो J, उसको बिठाया हो, उसको बोला हो तुम मीटिंग के मिनट्स बनाओगे। क्या मतलब?
मीटिंग के मिनट्स का मतलब है मीटिंग में जो जो बातें होंगी तुम उनको नोट करते जाओगे। मिस्टर ए ने पहले ये बोला, ए ने ये बात की, इन रिस्पॉन्स बी ने ये बोला, और मिस्टर एम ने आर्ग्यू करा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जेड ने एम को सपोर्ट किया कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, बी और ए एक तरफ हो गए, थोड़ी बहस हुई, डिस्कशन हुई, रिपोर्ट्स निकाली गई, थोड़े फैक्ट्स फाइंडिंग हुई, फिर वापस जाके ये बात तय हो गई कि जो ए कह रहे थे, ए और बी की बात ठीक थी, और फिर इस तरह बातें हुई। एक एक चीज़ नोट करना, एक एक चीज़ नोट करना। तो वो बंदा जो नोट कर रहा होता है उसको हम बोलेंगे मिनट टेकर, उस बंदे को हम बोलेंगे मिनट टेकर, मिनट नोट करने वाला, मिनट्स को लिखने वाला, मिनट्स को नोट करने वाला। क्या कहेंगे दोस्तों इसको? मिनट टेकर। अभी जो मिनट टेकर होगा, ये बंदा जो मिनट टेकर है, ये मिनट टेकर नोट करेगा, लेकिन आप देखिए ना चैलेंज है, कोई टेबल पे दूर बैठा हुआ है, किसी की आवाज़ कम है, किसी की आवाज़ ज़्यादा है, कोई बहुत तेज़ बोलता है, कोई मुंह के अंदर ही बोल रहा होता है, उसके वर्ड्स क्लियर नहीं होते। तो ये सारे केसेस में मिनट टेकर के लिए कुछ चैलेंजेस भी होंगे जो हमारे पास आगे आ जाएंगे, यानी हमारी बुक में भी मौजूद है, हम उनको भी हमेशा रेफ़र करेंगे पढ़ने के लिए। तो जो चैलेंजेस होंगे मिनट टेकर के लिए, जल्दी लिखना, अगर वो खुद वो मीटिंग का पार्टिसिपेंट है, फॉर एग्जांपल जे नहीं है, अब जेड को ही मीटिंग के मिनट्स बनाने हैं, तो अगर जेड नहीं मीटिंग के मिनट्स बनाने, तो जेड के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये होगा कि वो मीटिंग में पार्टिसिपेट भी करेगा, साथ साथ मिनट्स भी बनाएगा। अच्छा, अब प्रोसेस ये होता है कि भाई मीटिंग की इस प्रोसीडिंग को मिनट्स इसलिए भी कहा जाता है, आप यूँ याद रखें, आप यूँ जहन में रख लें, बल्कि मैं आपको बोलता हूँ इसलिए कहा जाता है कि जब आपने मीटिंग के लिए सबको फारिग कर दिया, सबके सारे काम छुड़वा दिए, बोला भाई मीटिंग करो, आ जाओ भाई मीटिंग करते हैं मीटिंग, तो आप ये कहने के लिए तैयार हो जाओ, आप ये मानने के लिए तैयार हो जाओ कि आप ये कह रहे हो कि इस मीटिंग का हर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लें, अगर आपको यकीन नहीं है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जाके देख लें, जो मिनट टेकर ने नोट किया है उसको जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा मीटिंग के मिनट्स मीटिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, और आपको मीटिंग के मिनट्स ये बता देंगे कि वाकई मीटिंग वर्थवाइल थी या नहीं थी। अब जब इंसान को ये खौफ होगा या उसको पता होगा कि उसको मॉनिटर किया जा रहा है, उसकी बात को लिखा जा रहा है, उसकी बात फिर बाद में पब्लिश होगी, तो जब उसको पता होगा ना ही और शी इज़ बीइंग मॉनिटर्ड, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, उसकी परफॉर्मेंस खुद ही सही हो जाएगी, मीटिंग इफ़ेक्टिव होना शुरू हो जाएगी। और फिर आगे प्रोसेस शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ, आसानी से समझाता हूँ, बहुत सिंपल करके समझाता हूँ कि मिनट टेकर ने मिनट्स नोट कर लिए, मीटिंग ख़त्म हुई, उसने रफ नोट किए होंगे, कुछ बातें शॉर्टकट में की होंगी, कुछ बातें टू द पॉइंट कर दी होंगी, कुछ बातें एब्रीविएशन में लिखी होंगी। अब वो क्या करेगा, इन रफ मिनट्स को फेयर करेगा, इन पार्टिसिपेंट से शेयर करेगा कि भाई देखो ये बात हुई थी, देखो ये बात ये हुई थी। और मिनट टेकर चाहे तो कोई रिकॉर्डर भी यूज़ कर ले, सही है, कोई रिकॉर्डिंग भी हो जाए उसके पास, फिर बाद में वो कंफर्म भी कर ले, और बाद में फिर मीटिंग के मिनट्स महफूज हो जाते हैं। फ़ायदा ये होता है जब नेक्स्ट मीटिंग होती है तो पता होता है कि यहाँ तक तो बात हो गई थी, अब लंबी नहीं करो भाई, बस पुरानी बातें रिपीट नहीं करो, टू द पॉइंट चलो, यहाँ तक बात हो गई थी, आगे से कंटिन्यू करेंगे। बात समझ में आई कुछ? अब आए मिनट्स के बारे में कुछ बातें देखते हैं। ये कुछ आपको ऐसे ही दिखाने के लिए, इसको पॉज करके पढ़ लें, आपको बस सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए। नेक्स्ट, मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक एग्जाम्पल है, इसको भी आप पॉज करके रीड कर लेंगे एक दफ़ा। एग्जाम्पल है सिर्फ ये कि डेट आ जाती है दोस्तों, डेट के साथ साथ हमारे पास वेन्यू आ जाता है, कौन प्रेजेंट है, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर इसी तरीके से मिनट्स में क्या बातें हुई, कॉल टू ऑर्डर मीटिंग कितने बजे शुरू हुई, अच्छा वगैरह वगैरह, इस तरह भी नोटिंग हो सकती है। एक और बात, अब हमारी बुक के अंदर बताने वाली अहम बात, हमारी बुक के अंदर मिनट्स का जो टॉपिक है बहुत सिंप्लीफाइड दिया हुआ है, बहुत इजी दिया हुआ है, बहुत सिंपल करके दिया हुआ है। एटलीस्ट ट्वाइस हम उसको रीड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे पास है एजेंडाज।
जब मीटिंग शुरू हुई है तो मीटिंग के शुरू में कोई बात तय भी तो होगी ना भाई। मीटिंग का ये होता है दोस्तों, एक मीटिंग है और फॉर एग्जांपल कोविड-19 के लिए मीटिंग हो रही है कि हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स कैसे अप्लाई करने हैं। अब जब ये हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स की बातें चल रही हैं ना, तो एक बात ये भी तो है कि एक बात ये भी है कि आप लोगों को पहले बताएंगे कि ये बातें होंगी मीटिंग में, तो लोग प्रिपेयर्ड आएंगे। आप जब लोगों को ये बताएंगे कि भाई मीटिंग में ये बातें होनी है, तो लोग प्रिपेयर्ड आएंगे। इतनी बात तो मुझे भी समझ में आती है, आपको भी आती है। लेकिन आप पहले से तय करेंगे कि एजेंडा क्या है। जैसे भाई एक लेक्चर है, इसमें मेमोज पढ़ाया जाएगा, भाई एक लेक्चर है, इसमें मिनट्स, एजेंडाज और लेटर्स पढ़ाए जाएंगे। तो ये जो पढ़ाया जाना है ना, कि जिसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी दोस्तों, इसको एक्चुअली जो पहले से तय कर लेते हैं, इसको कहते हैं एजेंडा। एजेंडा यानी कि टू डू लिस्ट, क्या करना है, क्या क्या बातें होंगी। एजेंडा पता होता है तो इंसान राइट लेफ्ट नहीं होता। लेकिन इससे ये भी समझ में आ रहा है कि कोविड-19 की मीटिंग है, तो भाई इस बारे में क्या बात होगी, भाई प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात होगी। एसओपीज़ नए बनने जा रहे हैं बिजनेस के, क्योंकि अब वर्कर्स को तो बुलाना पड़ेगा काम के लिए, तो वो कैसे आएंगे, किस तरह उनको डील करेंगे। ये जो एसओपीज़ बनेंगे, इसके लिए पहले से एजेंडा बता दिया लोगों को। फिर पहले कैसे बताएंगे भाई, मीटिंग का ये तो आप जानते हैं ना कि नोटिस जाता है, उसे नोटिस ऑफ द मीटिंग कहते हैं। जो ये एनुअल जर्नल मीटिंग्स कंपनी की होती हैं, इनके बारे में तो भाई आप समझ लें, लॉ कहता है कि भाई फॉर एग्जांपल 21 दिन पहले शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि उनको मीटिंग में आना है। जब आप पहले से दावत दे देते हैं, पहले से बताते हैं, तो लोग उसके लिए अरेंजमेंट्स कर लेते हैं, और अगर वो कहीं बिजी होते हैं तो उसका कोई ऑल्टरनेट निकाल लेते हैं। तो एजेंडा बताया जाता है नोटिस भेज के कि भाई ये बिजनेस का ये मीटिंग का नोटिस है, इस दिन इस जगह ये मीटिंग होगी। कुछ समझ में आया? बहुत सिंपल। क्या मतलब, एजेंडा क्या करना है, क्या टास्क है और किस दिन होगा, ये कैसे सबको बताएं। भाई नोटिस भेज दें कि भाई फला तारीख को इतने बजे इतनी इस जगह पे ये बारे में मीटिंग होगी। बताना इसलिए नहीं है कि सब आप हाथों में मेहंदी लगा के आ जाएं और भाई तैयारी करके आनी है, अपना इनपुट लेकर आना है, वरना आपको हम क्यों बुला रहे हैं मीटिंग में। आप मैनेजर हैं, आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आपको बुलाया इसलिए जा रहा है कि आप इनपुट देंगे, आप अपना इनपुट देंगे बिजनेस के अंदर। तो अब ये बात हमें अच्छी तरह समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। एजेंडाज, लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर अ फॉर्मल मीटिंग, सही है, उनको सर्कुलेट किया जाता है, एग्री करवाया जाता है, ये बातें होंगी, और पार्टिसिपेंट्स को टाइम दिया जाता है ताकि वो तैयार कर लें अपने आप को इस मीटिंग में इनपुट देने के लिए। फॉर एग्जांपल आईटी कंट्रोल इश्यूज़ हैं, तो आईटी कंट्रोल के इश्यूज़ के लिए हो सकता है कि आईटी कंट्रोल के इश्यूज़ के लिए आईटी डिपार्टमेंट जो है वो उससे इनपुट चाहिए हो, और वो अपना इनपुट तब देगा जब आप उसको बोलोगे पहले से वो प्रिपेयर्ड होगा तो वो सही इनपुट देगा। तो आईटी डिपार्टमेंट को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है बिफोर हैंड। इसी तरीके से अदर डिपार्टमेंट्स जो लिसनर्स हैं उनको वो भी डेफिनेटली, वो फॉर एग्जांपल अगर अफेक्टीज़ हैं कि वो इस फैसले से अफेक्टीज़ हैं, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। तो वो क्या करेंगे ये कि वो जो दूसरे डिपार्टमेंट्स वाले हैं उनको हम एज अ लिसनर बुलाएंगे मीटिंग में। फॉर एग्जांपल उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आएंगे, उनको भी हम बता देंगे कि आईटी कंट्रोल इश्यूज़ के बारे में एक मीटिंग है, उस पर आईटी डिपार्टमेंट की हम राय लेंगे, और दूसरे डिपार्टमेंट वाले एज अ लिसनर आएंगे। लेकिन बहरहाल जब पहले से पता होगा तो तैयारी होगी, क्वेश्चंस होंगे और बेहतर माहौल बन जाएगा। इसी तरीके से ये मीटिंग के एजेंडा की एक एग्जांपल है, ये एक फॉर्मेट है। इसी तरीके से ये कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ पिक्चर शोइंग दैट इफ यू हैव अ प्रॉपर एजेंडा लिस्ट, तो आप टिक करते रहेंगे, आई एम डन विद इट, आई एम डन विद इट, आई एम डन विद इट। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट बात, ये एक और एग्जाम्पल है, इसको भी रोक के देख सकते हैं अपने पास आप। और इसके बाद बोर्ड मीटिंग एजेंडा के अंदर ये भी हो सकता है, ये भी एक टेम्पलेट है, यानी कि डिफरेंट बिजनेसेस हैं और बिजनेसेस में डिफरेंट तरह की टेम्पलेट्स होती हैं, और उन टेम्पलेट्स की वजह से जी बिजनेस को जो सूट कर रहा होता है कि यार हम एजेंडा कैसे बनाएं, तो ये भी एक टेम्पलेट है। अगली बात दोस्तों, ये हमारी एक बुक की एग्जांपल है जी,
बुक की क्या एग्जांपल है जी? बुक की एग्जांपल ये कि एनुअल जनरल मीटिंग का फॉर एग्जांपल नोटिस दिया गया है। एजेंडा ये है कि टू रिसीव द रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 20XX। और इसी तरीके से कि भाई डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन पैकेज पे हम काम करेंगे। टू री इलेक्ट द फॉलोइंग डायरेक्टर्स हु ऑफर देमसेल्फ फॉर री इलेक्शन, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3। सही है जी। टू रीअपॉइंट डायरेक्टर, कंपनीज ऑडिटर्स until the conclusion of the next AGM। ये वो बताया मैं कि ये सब होगा, ये सारे काम होंगे, ये बातें हैं जो मीटिंग में होंगी। एनी अदर बिजनेस का दोस्तों मतलब ये होता है कि कोई और काम की बात एंड में बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड एक एंड में आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगी कंपनी सेक्रेटरी की, डेट आ जाएगी किस डेट को दिया जा रहा है, और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ जाएगा। अच्छा जी, अब बात है लेटर्स एंड सर्कुलर की। तो लेटर्स एंड सर्कुलर में क्या बातें हैं, आए गौर करते हैं। लेटर्स एंड सर्कुलर में पहले तो ये याद रखना है कि इसके अंदर 6 बातें हैं। देखें, पहली बात हो गई कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर, प्लानिंग योर लेटर। तीसरी बात पर्सुएसिव लेटर। चौथी बात इन डिटेल लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, फॉलो अप लेटर्स एंड सर्कुलर्स। पांचवी बात कवरिंग लेटर्स एंड सिक्स्थ बात सीवीज एंड जॉब एप्लीकेशन लेटर्स। तो बुक सामने रखिएगा साथ साथ, बिकॉज मैं बुक को रेफर करता रहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, जो इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, वो ये है कि इसके अंदर 10 थिंग्स टू लर्न MCQ की जगह पहले ही बता रहा हूँ कौन सी, कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। ये 10 बातें होंगी जो एक लेटर के अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी कि यार ये बातें होती हैं लेटर में, ये अभी पढ़ाई जाएंगी। फिर इसके बाद प्लानिंग योर लेटर है, ये रीड ओनली एरिया होता है हमारा, रीड ओनली। ये इंशाल्लाह आगे क्लियर भी हो जाएगी बात। पर्सुएसिव लेटर एक छोटा सा एरिया है। फिर लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, फॉलो अप लेटर्स एंड सर्कुलर, बहुत सिंपल आइडियाज हैं और इजी MCQs आते हैं इसके। फिर है कवरिंग लेटर्स, फॉर एग्जांपल जो किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ, ये भी इंशाल्लाह आ जाएगा, किसी चीज़ के साथ भेजे जाते हैं। और फिर आएगा CV और जॉब एप्लीकेशन लेटर्स। शुरू करते हैं पहले एरिया, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर से। अब यहाँ पे शुरू करते हुए इतना ध्यान में रखना है कि हम कौन से एरिया पे जा रहे हैं, पहले बताएं। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर, 10 बातें हैं। सर ने पहले ही बताया कितनी चीज़ें याद करनी है, 10 कंपोनेंट्स, ये आपके सामने, ठीक है। अब आ गई पहली बात। ये जो पहली बात, एक सैंपल लेटर है, बुक में दिया हुआ होगा आपकी बुक के पेज नंबर 169 पे। इसको बोलते हैं लेटर हेड स्टेशनरी। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, फर्स्ट वाले को, यानी कि ये किसी भी कंपनी के शुरू में ना लोगो वगैरह लिखा हुआ आ रहा होता है लेटर पे, उसको बोलते हैं लेटर हेड स्टेशनरी। क्या कहते हैं दोस्तों, लेटर हेड स्टेशनरी। ये जो लेटर हेड स्टेशनरी है, नंबर 1 है, लेटर हेड स्टेशनरी। जिस कंपनी से लेटर लिखा जा रहा होगा उसी कंपनी का लेटर हेड होता है, यानी कागज उसका होता है जो ऑफिशियल। नंबर 2 होता है योर रेफरेंस, आर रेफरेंस। ये लेटर रेफरेंस होते हैं। ये योर रेफरेंस यानी कि ये, और ये हमारा रेफरेंस। असल में इतना डाटा, इतने लेटर्स, इतने क्लाइंट्स, इतने सप्लायर्स, कि फिर उनके लेटर्स को कोड किया जाता है, कोडिंग होती है। जैसे HRY265 ICP38, ऐसा तो नहीं होगा ना सेल्स लेटर फ्रॉम दिस कंपनी, सेल्स लेटर फ्रॉम दिस कंपनी। तो जब फोल्डर खोलेंगे तो 2000 सेल्स लेटर होंगे, कहाँ से पिक करेंगे, थक जाएंगे नाम ढूंढ ढूंढ के। तो इसलिए HRY265 ICP38 ये कंपनीज अपने हिसाब से कोड करती हैं। तीसरी बात, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा। तीसरी बात है दोस्तों, अब ये जो जगह है ना, इतनी, जो रिसीवर है जिसको हम भेज रहे हैं, ये रिसीवर का नाम होता है, उसका एड्रेस भी होता है।
बुक से मैंने आपको बता दिया है, इस पेज को खास तौर पे पढ़ना होगा आपको, थ्योरी सिर्फ रीड करना होगा। आई नो ये बहुत बच्चों वाली बात है। फिर उसके बाद है नंबर 4। अच्छा, इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो नोट करनी है, सही है, जैसे प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल की एग्जाम्पल बुक में होगी, ये सिर्फ नोट करने के लिए है। किसी आदमी को पुकारते हैं तो कैसे पुकारते हैं, मिस्टर फला, एड्रेसिंग वुमेन, कहाँ मिसेज यूज़ करेंगे, कहाँ मिस यूज़ करेंगे, ये आपने बताना है, बिकॉज रीडिंग हमने इंश्योर करनी है, वरना कोई बच्चा सिर्फ लेक्चर के बाद ऐसा ना हो कि बैठा हुआ वेट कर रहा हो कि रीडिंग हम बाद में करेंगे। नंबर 4, ये जो नंबर 4 है ये डेट है। कितनी मुश्किल बात बताई ना मैंने आपको। मतलब कुछ लोग का मिजाज ये होता है, वो ये लिखते हैं डेट, फिर आगे डेट लिखते हैं। भाई डेट जब लिखी जाएगी तो डेट वैसी दिखती है कि वो डेट लिखी हुई है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। हमने किसी को बोला यार ये 6 सितंबर आ रहा है, 6 सितंबर 2001 आ रहा है, भाई ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सिंपल बात ये है दोस्तों कि डेट की हेडिंग नहीं डाली जाती, बस ये याद है हमें, 4th आइटम जो होता है वो डेट होती है। 5th, अच्छा डेट में भी कुछ बातें हैं कि कैसे डेट लिखनी चाहिए, कैसे नहीं लिखनी चाहिए। आप देखिए इसमें TST नहीं लगा हुआ 31 में। ये वो बातें जो बुक से एज अ रूल याद करनी है, यानी ये स्ट्रेट अवे रखता है। 171, पेज नंबर 171, पेज नंबर 171 पे आ रहा होगा सैल्यूटेशन, जो लेटर शुरू किया जाता है, डियर फला, डियर फला, ये जो शुरू किया जाता है इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। फॉर्मल लेटर्स में कैसा होगा, फॉर्मल लेटर्स जहाँ पे आप नाम जानते होंगे कैसा होगा। और कभी ऐसा होता है कि आप अपने जो रेसिपेंट होते हैं उससे बहुत फेमिलर होते हैं, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं डियर अली, डियर अहमद, डियर उमर, डियर उस्मान, डियर अली, राइट। तो ये जो आप ना डायरेक्ट लिखते हैं और इनडायरेक्ट लिखते हैं, ये सब चीज़ें जो है ना, ये पेज नंबर 171 से याद करनी है। यानी ये कोई वो वाली बातें नहीं, कॉन्सेप्चुअली बहुत ट्रिकी है, ये सिंपल सिंपल बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेटर, एप्लीकेशन, ये वही चीज़ें हैं, बस बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने कुछ बातें की हैं। और याद रखना प्रैक्टिकल बिजनेस कम्युनिकेशन 100% ऐसा नहीं है, 100% ऐसा नहीं है। नंबर 5 के बाद आएगा दोस्तों नंबर 6। नंबर 6 दोस्तों सब्जेक्ट की हेडिंग है जिस बारे में लेटर लिखा जा रहा है, सब्जेक्ट हेडिंग। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये सैल्यूटेशन है। सब्जेक्ट हेडिंग के बाद, सब्जेक्ट हेडिंग में रूल याद रख लें, बोल्ड होगी लेकिन अंडरलाइन नहीं होगी। 7th बात, जिसके लिए लेटर लिखा जा रहा है इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। मेन जो लेटर जिस मकसद के लिए लिखा गया है। बॉडी के बाद दोस्तों नेक्स्ट इसमें कुछ बातें हैं कि कितना लेंथ होनी चाहिए लेटर की, तो भाई 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 2 पेज से ज़्यादा है उसको एक रिपोर्ट में कन्वर्ट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। जब पैरा 2 पेज से ज़्यादा हो, पैरा पे नंबर लगा लें, और जब नंबर्स को रेफ़र कर रहे हो तो नंबर्स को 1 से लेके 9 तक वर्ड्स में लिखें, 10 से लेके जितना आगे तक है वो सारे के सारे आप नंबर्स में लिखें, न्यूमरल्स में। और 1000, मिलियन, बिलियन को प्रॉपर लिखें, ये KM, BB ये सब वगैरह मत लिखें। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं क्लोज या साइन ऑफ। अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि बात शुरू कैसे हुई थी। हमारे बुक की एग्जांपल्स पढ़ता हूँ मैं कुछ। वो कह रहे हैं डियर मिसेस कॉलिन लिखा हुआ है तो योर सिंसियरली आएगा, डियर नवाज लिखा हुआ है तो योर सिंसियरली आएगा, डियर सर तो योर्स फेथफुली, और जब आप बहुत फेमिलर है डियर उमर तो जवाब आएगा काइंड रिगार्ड्स, यानी कि एंड में ये लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये कहलाता है सिग्नेटरीज नेम, सही है।
सिग्नेटरीज नेम, यानी जो साइन करता है उसका नाम। और नंबर 10 होता है दोस्तों, तो इसमें भी इतना याद रख लें कि ख़वातीन के बारे में बुलेट नंबर 2 दिया हुआ है कि उनके नाम को लिखकर आगे ब्रैकेट में लिखेंगे मिस, मिसेस, MS, ठीक है। और अगर क्वालिफिकेशन है तो वो भी लिख देंगे साथ में, टाइटल भी। और आखिरी चीज़ है कि क्या कुछ आपने इस लेटर से अटैच किया है, कोई भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, अटैच्ड कुछ भी भेजा है, तो अटैच डॉक्यूमेंट से कुछ भी जो भी आपने भेजा है वो सब इसमें आएगा इनक्लोजर्स में। अगली बात, लेटर को प्लान करना। दोस्तों प्लानिंग योर लेटर में ये बात है कि ये पहले तो इसके बारे में एक थीम समझ लें। देखें, जब तक लेटर प्रॉपरली प्लान नहीं किया जाएगा तो इट वुड एंड अप विद द पॉजिटिव परसुएसिव इम्पैक्ट। सो हमारे पास बुक में क्या बातें दी हुई हैं, हमारे पास दिया हुआ है 1.2 के अंदर कि इंट्रोडक्शन है, फिर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पर्पस एंड ऑडियंस है, फिर डिसाइड व्हाट यू वांट टू से, मेक एन आउटलाइन, स्ट्रक्चर एंड राइट योर लेटर, एंड दैट्स इट। मैं ये कहूँगा कि खाली इसको एक दफ़ा पढ़ लें, इट्स जस्ट रीडिंग, इसमें वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक दफ़ा पढ़ के रख लें। अब अगली बात भी समझते हैं, आइए अब आपको कुछ ऐसी बात बताते हैं कि लेटर्स का, कोई भी लेटर हो, कोई कम्युनिकेशन हो, मकसद तो परसुएट करना होता है ना। परसुएट ये होता है कि भाई रीडर की अटेंशन कैप्चर हो जाए और जी रीडर तवज्जो दे दे हमारी तरफ, यही मकसद होता है ना। अब यहाँ पर एक छुपा हुआ MCQ है जो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, जो लोग लेटर प्लान नहीं करते ना, वो परसुएट करने के लिए फिर ऐसा करते हैं, डियर सर आई क्विट सिंसियरली। क्या मतलब, उन्हें रेजिग्नेशन देनी है तो ये करते हैं, क्या मतलब, क्या करते हैं, मतलब पैथेटिक मैसेजेस। जैसे इंसान तब के जॉब छोड़ता है, जिच हो के जॉब छोड़ता है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है एक जगह से, जॉब छोड़ रहा है, वो ऐसे छोड़ेगा। ये भी एक ऐसी मिसाल है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म अबाउट माई रेजिग्नेशन एज आई एम यूजिंग कंपनी टाइम एंड रिसोर्सेज टू फाइंड द बेटर जॉब। माई लास्ट डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी 17th September. Thankfully, I am offered with the better job just yesterday and I will be joining the new company from the Monday. They are offering me the promotion and better salary against your competition. I am happy to remind you that I have never signed any agreement with your company regards your name. ये अब देखिए, ये भी एक रेजिग्नेशन लेटर है। इसने परसुएट करना ही नहीं है दूसरे को, इसने करना है दोस्तों, क्या करना है। अक्सर रेजिग्नेशन लेटर इसलिए लिखा जाता है कि मैं रिज़ाइन करूंगा तो मुझे मनाया जाएगा, मेरा पैकेज बढ़ा दिया जाएगा, अरे आप छोड़ के जा रहे हैं। ये तो ऐसे लिखा है कि मनाने वाले की भी आना सामने आ जाए कि तुमने तो हमें सुना दिया है। इसी तरह लोगों ने दुनिया में बहुत कुछ किया है, ऐसे भी किया है, टू हुम इट मे कंसर्न आई क्विट, सही है। और इस तरह ये देखिएगा ज़रा, ये लिखा हुआ है टू हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज द बैंक थ्रू द मैनेजर, डियर मैडम रेजिग्नेशन, इनफ इज इनफ, योर्स फेथफुली। तो कुछ जगहों पर दुनिया ने ऐसे भी मामला देखे हैं। आए अपनी बात की तरफ चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं परसुएसिव लेटर्स। परसुएसिव लेटर्स में पेज नंबर 174 जब आप देखेंगे, पेज नंबर 174 आ जाइए ज़रा उस पर, पेज 174, पेज नंबर 174। अब 174 पे ये गौर करें कि एक बुलेट आ रहा है, गेट द रीडर्स अटेंशन, इसको नोट करें। ए फिर आ रहा है बिल्ड द रीडर्स इंटरेस्ट, आई, और फिर देखें रेड इंक्रीज द रीडर्स डिजायर, एंड आखिरी में मोटिवेट द रीडर टू टेक एक्शन। ये MCQ है, छुपा हुआ, नोट कर लें। इसको बोलते हैं, मशहूर ज़माना चीज़ है, हमारी बुक में लिखी हुई है लेकिन छुपा के, कहते हैं एडा प्लान, सही है, एडा प्लान। इसको नोट कर लें, ये याद रखना है। परसुएसिव लेटर करते क्या हैं, अटेंशन को सीख करते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, उनकी ख्वाहिश पैदा करते हैं और मजबूर करते हैं कि वो एक्शन लें, ठीक है। इसके बागे वाले बुलेट्स का MCQ इस तरह नहीं होता, वो खाली रीड करने के। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है दोस्तों, ये छोटी छोटी जगहें हैं। परसुएसिव लेटर डन,
नेक्स्ट आ रहा है लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, फॉलो अप लेटर्स एंड सर्कुलर्स। लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, फॉलो अप लेटर्स एंड सर्कुलर्स। ठीक है जी, और कीजिएगा। लेटर्स ऑफ इंक्वायरी वो लेटर जो भेजा जाए इस नीयत से या इस सोच से कि वो मालूम करे कि फॉर एग्जांपल डू यू हैव द अपडेटेड स्टडी टेक्स्ट ऑफ BMBS। ये जो सवाल है ना कि आपके पास अपडेटेड स्टडी टेक्स्ट है BMBS की, ये सवाल पूछने के लिए है। तो फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, वो पूछ रहा है डू यू हैव अपडेटेड Arabic language course book, do you have updated Arabic language course book। ये उसने लिखा है उर्दू बाज़ार में, एक पब्लिशर हैं, मिसाल दे रहा हूँ, जमजम पब्लिशर्स, उनको। अब लेट से उनके पास ये बात लिखी और उनसे पूछा है कि भाई बताएं हैं, तो जो उनसे पूछा है ना कि भाई फॉर एग्जांपल ये पूछा कि आपके पास 1000 बुक्स रखी हुई हैं, हमें ऑर्डर आया है, तो ये जो पूछना है ये लेटर्स ऑफ इंक्वायरी है। लेकिन वो मसरूफ़ थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो आपने जो उनकी खबर ली ना, भाई जनाब आपको कुछ दिन पहले मैसेज किया था, जवाब नहीं आया, उसको बोलते हैं फॉलो अप लेटर, उसको बोलते हैं फॉलो अप लेटर। ठीक है दोस्तों, और इतना याद रखिएगा कि फॉलो अप लेटर डायरेक्ट नहीं जाता। जब लेटर ऑफ इंक्वायरी का जवाब नहीं आता तो हम फॉलो अप लेटर भेजते हैं। याद रखिए मेरी बात, जब लेटर ऑफ इंक्वायरी का जवाब नहीं आता तो हम फॉलो अप लेटर भेजते हैं। तो अब अगली बात, आखिरी, वो है सर्कुलर। अब गौर से देखें। अब देखो सर्कुलर ये होता है दोस्तों कि सर्कुलर सर्कुलेट करता है लार्जर लोगों में, लार्जर नंबर ऑफ पीपल के लिए, किसी एक को एड्रेस नहीं होता। जैसे डिपार्टमेंट में कोई छुट्टियां आ गई या कोई बड़ा मैसेज आ गया, कोई ऐसा मैसेज आया जो लार्जली सबको देना है कि भाई फ्राइडे टाइमिंग्स ये होंगी, ईद की हॉलीडेज़ ये डेज पे होंगी, मुहर्रम की छुट्टियां इन दिनों में होंगी। ये सब चीज़ें जो है ना सर्कुलर के थ्रू सर्कुलेट की जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद बहुत सारी जगह सर्कुलर्स लग गए कि कल से मास्क पहन के आना है, कल से नहीं आना, ऐसा हो गया है, वर्क फ्रॉम होम करना है, ये सब सर्कुलर्स कहलाते हैं। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल ये भी है जैसे कि मैंने आपके सामने एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस न्यू कुवैत की मैंने एक डाल दी एग्जांपल, सही है जी। और एक एग्जांपल ये मैंने आपके सामने और डाल दी, इसको रीड कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों। अगली बात, फिर ये भी एक एग्जांपल है, बहुत पुरानी सी एग्जांपल है, लेकिन एक मशहूर ज़माना है कि स्कूल के वक्तों में इस तरीके से कि भाई या ऑफिस में या सरकारी दफातर में तो आज भी इसी तरह छुट्टी बताई जाती है कि भाई द ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ईद उल फितर। तो ये जो है सर्कुलर्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगली बात है दोस्तों हमारे सामने कवरिंग लेटर्स। कवरिंग लेटर जो किसी चीज़ के साथ एज अ कवरिंग जाते हैं, एज अ सपोर्ट जाते हैं। अब उसको ज़रा समझते हैं। तो मकसद कवर लेटर का ये होता है कि जो दूसरा डॉक्यूमेंट या जो चीज़ साथ जा रही है उसको इंट्रोड्यूस कराए। फॉर एग्जांपल आप सीवी किसी को ईमेल कर रहे होते हैं, तो सीवी ईमेल करते हुए साथ में सीएल भी भेजते हैं। सीएल स्टैंड्स फॉर कवरिंग लेटर। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी ईमेल्स मौजूद हैं कि जहाँ पे सीवीज़ के साथ मेरे पास कवर लेटर्स मौजूद हैं, यानी कि सीवीज़ प्लस उन्होंने सीएल भी भेजा है। यानी सीवी में क्या है, उनका पूरा बायोडाटा, यानी जो सीवी होती है, रिज्यूमे होता है, सही है। और उसके साथ कवरिंग लेटर भी देते हैं। कवरिंग लेटर एक्चुअली ना उनके हालात को थोड़ा एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल समझे, जैसे कि ये कह रहे हैं कि आई हैव बीन, अब इन्होंने समझे अपनी सीवी तो भेजी है लेकिन साथ में ये लिख दिया आई हैव बीन पैशनेट अबाउट टीचिंग सिंस आई बिगन ट्यूटरिंग फॉर पॉकेट मनी इन हाई स्कूल। आई हैव 7 years of teaching experience instructing children with a diverse range of abilities. I am also successful at boosting achievement, having increased average grades
by 15% at my current school. I believe this makes me an ideal candidate for the role. I can be contacted at this number. I look forward to speaking with you soon. ये इस तरह करके लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कवरिंग लेटर. ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई पार्सल घर पे मंगवाया हो, फॉर एग्जांपल वो पार्सल दराज से आया हो, और या वो पार्सल अली बाबा एक्सप्रेस से आया हो, या वो पार्सल जी कहीं से भी, कोई भी वेबसाइट है और उसने डिलीवर किया हो, और भाई कोई आपने प्रॉपर आइटम मंगवाया है, तो उसके साथ एक एक कागज़, एक लेटर भी आया है लगा हुआ. उसमें कहा डियर कस्टमर, प्लीज़ फाइंड दी अटैच फला फला, आई होप आवर सर्विस मीट्स योर एक्सपेक्टेशन एंड वगैरह वगैरह. तो ये जो लेटर होता है ना, ये इसको बोलते हैं कवरिंग लेटर, जो कवर करता है किसी चीज़ की डिलीवरी को. क्लियर हो गई बात? कवरिंग लेटर कवर करता है किसी भी चीज़ की डिलीवरी को जिसको डिलीवर होना होता है. कवरिंग लेटर डन. अब कवरिंग लेटर के बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट आएगा सीवीज़. सीवीज़ में दो बातें याद रख लें, जो याद रखनी है. सही. सीवीज़ दो तरह के लोगों की तैयार की जाती हैं. दो तरह के लोगों की. क्या मतलब? एक वो बंदा होता है जिसका करियर बहुत स्मूथ गया होता है, समझिएगा प्लीज. एक वो बंदा होता है जिसका करियर बहुत स्मूथ गया होता है. फॉर एग्जाम्पल उसने फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक से पढ़ा, तो मैट्रिक में उसके A1 आया. मैट्रिक से वो इंटर में गया तो वहाँ पे भी A1 आया. फिर उसने फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो 3.5 3.6 GPA उसने मेंटेन की. फिर MBA किया उसने, फिर अच्छी जगह काम किया. तो इसकी लाइफ में आपको ट्रैजेक्टरी यानी यूँ दिखता है कि इसकी लाइफ ऐसे 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 आगे बढ़ रही है. ठीक है. एक और बंदा है, उसने लाइफ में, उसके वालिद साहब का जब वो छोटा था एक्सीडेंट हो गया. अब उसे सारी मेहनत खुद करनी थी. मैट्रिक मुश्किल से किया, 2 साल गैप आ गया, प्राइवेट इंटर कर लिया बस, फिर BCom निकाल लिया, फिर MCom कर लिया, मास्टर्स ये भी हो गया. साथ साथ यहाँ पे इसने पंचर शॉप पे काम किया, इधर इसने एक न्यूज़पेपर में काम किया, यहाँ पे मीडिया चैनल में आया, यहाँ से एक सॉफ्टवेयर हाउस में आया. है BCom MCom लेकिन काम, और अब एक प्रोजेक्ट मैनेजर है. तो मैं अगर इसका करियर पाथ को प्लॉट करना चाहूँगा तो मैं ऐसे शायद कर सकता हूँ कि करियर पाथ कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे ही ना. तो जिसकी लाइफ स्मूदन होती है उसके लिए CV की जो टाइप चलती है उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल. उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल CV. मैं लिखता हूँ क्रोनोलॉजिकल CV. क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जैसे आप फेसबुक की प्रोफाइल खोलेंगे ना, तो लेटेस्ट आज की पोस्ट आ रही होगी, नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे तो वो 2010 की पोस्ट भी आ जाएगी. इसका मतलब है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, लेटेस्ट टू अर्लीस्ट. तो CV भी ऐसी हो, करंटली यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर उससे पहले यहाँ किया, उससे पहले यहाँ किया, इससे पहले यहाँ किया. फॉर एग्जांपल आज 2020 है, 2016 तक मैंने यहाँ पे काम किया था, फिर 2020 में यहाँ पे आ गई, 2020 तक फिर मैं यहाँ पे हूँ. उससे पहले 2012 तक मैंने एक जगह काम किया, फिर मैंने 2008 तक एक जगह काम किया, फिर मैं 2005 में था एक जगह, फिर मैं 2004 में एक जगह था. इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल. ठीक है. ये बंदा ऐसी बातें कर सकता है. लेकिन वो जो परेशान आदमी था जिसने बड़ी कुर्बानियों से अपना करियर बनाया, उसके लिए जो CV सूट करती है वो है फंक्शनल. वो ईयर बाय ईयर डिटेल नहीं बताएगा, बल्कि वो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी स्किल्स को सामने रखेगा. वो बोलेगा मुझे ये भी आता है, 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 मुझे ये भी आता है. देखिए कितनी उसकी इज्जत भी प्रोटेक्टेड रहेगी, उसका फेस भी सेव रहेगा, और वो भी जॉब ले लेगा. बात समझ में आई? ये MCQ की जगह है. ये दोस्तों MCQ की जगह है. पेज नंबर बुक में है 179 एंड
180, बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। इसमें आपको ये भी मिलेगा सीवी कहते किसको है, और इसके साथ आपको ये भी मिलेगा दोस्तों एक्सक्यूज मी, सीवी किसको कहते हैं ये भी मिलेगा। फिर पेज नंबर 179 में शुरू पे 3 बुलेट्स मिलेंगे। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के वक्त सीवी के यूज़ आएगा, वो रीड कर लेना है। इफ़ेक्टिव सीवीज़ के लिए बेस्ट प्रैक्टिस लिखी हुई है, वो रीड कर लें ख़ास तौर पे, और उनको 3 दफ़ा रीड कर लें। सर क्या बताया आपने? इफ़ेक्टिव सीवीज़ के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस पॉइंट्स लिखे हुए, बेस्ट प्रैक्टिस, इनको कम से कम 3 दफ़ा रीड कर लें, कम से कम। एमसीक्यू उठेगा। फिर नीचे आ जाएगा क्रोनोलॉजिकल सीवी वर्सेस या एंड फंक्शनल सीवी, ये तो बेहतरीन हो जाएगा, आप कर लेंगे। उसके बाद आगे वो जॉब एप्लीकेशन लेटर की एक मिसाल दी हुई है। जॉब एप्लीकेशन लेटर का क्या मतलब है दोस्तों, कि जब आप किसी काम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, राइट। तो सर अभी तो आपने बताया था कि उसको सीवी बोलते हैं, जी हाँ, उसको कवरिंग लेटर कहते हैं, जो हमने पेज नंबर 177 के हिसाब से देखा था कि कवरिंग लेटर पेज नंबर 177, आप समझ लें ये 1.5 है हेडिंग, और हेडिंग नंबर 1.5 जैसा कि ये दिया हुआ है, ये सेक्शन 1 है और ये 5th हेडिंग है। लेकिन एक बात सुनिएगा, इसी दोस्तों इसी कवरिंग लेटर के अंदर ना 3 बातें लिखी हुई होंगी। कवरिंग लेटर शुरू होते ही 3 बुलेट्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इट्स यूज़। वो तीनों बुलेट्स इंपॉर्टेंट है। कवरिंग लेटर यहाँ यूज़ होगा, यहाँ यूज़ होगा, यहाँ यूज़ होगा। मैंने आपको मिसाल दे दी है। मैं कोई रिपोर्ट भेज रहा हूँ तो सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ों के बारे में एक कवरिंग लेटर बना दूंगा। कोई गुड्स भेज रहा हूँ, डिस्पैच कर रहा हूँ, उसके साथ एक कवरिंग लेटर कर दूंगा। किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो भी कवरिंग लेटर भेज दूंगा। लेकिन ये फिर जॉब एप्लीकेशन लेटर क्या है सवाल, तो ये याद रखें कि वो कवरिंग लेटर जो सीवी के साथ जाता है तो वो कवरिंग लेटर भी कहलाता है, और वो जॉब एप्लीकेशन लेटर भी कहलाता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसको आप किस टाइटल से पुकारते हैं। मैं एक दफ़ा समरी कर देता हूँ कि हमें क्या चीज़ें जो हैं वो याद करनी है इस चैप्टर के अंदर, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं मार्क करा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा प्लीज़। दोस्तों 1.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बातें हैं उसके अंदर, पूरी की पूरी याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.1 के बाद आपके पास आता है 1.2 प्लानिंग योर लेटर। प्लानिंग योर लेटर के अंदर खाली एक दफ़ा रीड करके फारिग करना है। 1.3 परसुएसिव लेटर, इसके अंदर एडा प्लान है, वो इंपॉर्टेंट है। 1.4 के अंदर लेटर ऑफ इंक्वायरी, फॉलो अप लेटर्स एंड सर्कुलर्स, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास आगे आएगा कवरिंग लेटर। ये जो एग्जाम्पल्स है ना, जिसको इलस्ट्रेशन के नाम से दिया हुआ है, इनको एक दफ़ा बस पढ़ लीजिएगा, एक दफ़ा बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर दोस्तों पूरा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी इलस्ट्रेशन सिर्फ पढ़नी है, आधे पेज का भी नहीं है ये। फिर 1.6 सीवीज, सीवीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपको पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल सीवी वर्क हिस्ट्री पे चलती है, और फंक्शनल सीवी किस बेस पे चलती है दोस्तों, वो कैंडिडेट्स के कैपेबिलिटीज, अचीवमेंट्स को सामने हाईलाइट करती है। बिकॉज उसके 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 मैंने आपको बताया था, यानी कि यूँ समझ लें कि जो फंक्शनल सीवी होती है ना, उसमें स्टार्टिंग जो होती है ना, वो स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्या बड़ी चीज़ें अचीव की हुई हैं। फिर लिखा हुआ होता है कहाँ से पढ़ा, लाइफ क्या थी, लेकिन वो लेटर सेक्शन में होता है, सामने सामने मुंह पे नहीं रखा हुआ होता, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो इंप्रेशन मैंने आपको बताया। फिर दोस्तों उसके बाद आता है मेमोज। मेमोज 2.1, 2.2, ये पूरे दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन एक दफ़ा रीड कर लें। एजेंडाज नंबर 3, 3.1 है, 3.2 को सिर्फ रीड कर लें, उसमें कंटेंट को बहुत लंबा कर दिया है। 3.1 रीड कर लें, और 3.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस ऑफ अ मीटिंग।
उसके बाद फोर्थ मिनट्स, 4.1 मिनट्स है। मिनट्स के भी स्ट्रक्चर को एक दफ़ा पढ़ ले। राइटिंग इफेक्टिव मिनट्स चैलेंजेस एमसीक्यू की जगह है। मिनट टेकर, ये भी एमसीक्यू की जगह है दोस्तों। टिप्स फॉर इफेक्टिव मिनट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो टेबल है शी स्टेडेड की जगह फोर्सफुल हो जाए। मतलब शी स्टेडेड बोलेंगे तो फोर्सफुल फील होगा, शी सेड बोलेंगे तो मतलब इट्स जस्ट अ ब्लैंड, ही आर्ग्यूड लाइक उसने डिसएग्री किया है। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रख लें। मिनट्स ऑफ अ मीटिंग की एक आखिरी बात है जो बुक के साथ ही बताई जाती है, वो ये कि मिनट्स के अंदर कुछ फैसले होते हैं। वो फैसले यूँ समझ लें कि मिनट्स क्या करते हैं, मीटिंग की समरी करता है कि भाई मीटिंग में क्या बातें हुई। तो मिनट्स जो मीटिंग की समरी करता है, इस समरी में 3 तरह की चीज़ें बनती हैं। एक्शन आइटम्स, रेजोल्यूशन मिनट्स या डिसीजन मिनट्स, या तीसरा नरेटिव मिनट्स। जो बातें मुस्तकबिल के हवाले से तय की गई हो मीटिंग के अंदर, कि ये करना है, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन मिनट्स। कैसे इस नतीजे तक पहुंचे और ये फैसला क्यों करा, ये है नरेटिव मिनट्स। अब बहुत अहम बात आएगी, एक्शन आइटम्स और रेजोल्यूशन मिनट्स में क्या फर्क रहा, क्योंकि सर ने कह दिया रेजोल्यूशन मिनट्स वो होते हैं जो डिसीजन फैसले किए होते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक्शन आइटम्स ये बताते हैं, एक्शन आइटम्स ये बताते हैं मुस्तकबिल में कौन से काम करने हैं, उनको मीटिंग में हमने तय किया है, और उनको दूसरों को जब हम टास्क दे देंगे, ये फला साहब ये करेंगे, ये इंक्वायरी आपने करनी है, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट आपने लेकर आनी है, तो ये काम उनको दे दिया। और इस काम को आउटस्टैंडिंग एक्शन से, यानी आउटस्टैंडिंग टास्क से, ये पेंडिंग टास्क है, उससे रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। याद रखें, एक्शन आइटम्स में ये भी होगा इसके लिए जवाबदेह कौन है और कब तक ये काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। लेकिन रेजोल्यूशन मिनट्स ये नहीं बोलते, वो फैसले को रिकॉर्ड करते हैं। सर क्या मतलब, अजीब बात है, वो ऊपर कह रहे हैं फैसला है ये। अभी समझे, आप लोग ये समझते हैं कि रेजोल्यूशन पास करना, फॉर एग्जाम्पल हम वोट कास्ट करेंगे, हम 10 डायरेक्टर हैं और इस कंपनी के 1000 शेयर होल्डर हैं, और 10 में से कोई 5 सेलेक्ट होंगे अगले साल के लिए, तो वोटिंग हो रही है। इस वोटिंग होने को बोलते हैं कास्टिंग वोट्स, और ये जो मेजॉरिटी को देखा जाता है इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, सिंपल। तो इस तरह जो फैसले किए जाते हैं उनको रेजोल्यूशन मिनट्स कहते हैं। ये बात नहीं समझ में आई आपको, क्लियर हुई कुछ बात कि क्या कहना चाहा मैंने आपसे, कि एक्शन आइटम्स वो हो गए जिनके बारे में मीटिंग में बातें तय हो गई हैं, वो असाइन हो गए हैं कि भाई फला साहब आपने करना है ये, उमर ये आप करेंगे, जुबैर ये आप करेंगे, तलहा ये आप करेंगे, और अब उनको पेंडिंग आइटम से निकाल दिया क्योंकि ये टास्क असाइन कर दिए हैं। किसको असाइन किए हैं, कब तक कंप्लीट होंगे, सब तफसील होती है। लेकिन रेजोल्यूशन मिनट्स में दोस्तों ये भी होता है साथ साथ कि किस तरह से फैसला वहां तक पहुंचा है, रेजोल्यूशन कैसे हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डायरेक्टर्स की मिसाल दी थी, यहाँ पे हमारे पास बुक में एक्सटर्नल ऑडिटर्स की मिसाल है कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स को भी तो रेजोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। कितनी वोटिंग हुई, क्या हुआ, कैसे जीते ये एक्सटर्नल ऑडिटर्स। नरेटिव मिनट्स जो तफसील बताएं, नरेट करें, कहानी बताएं। याद रखिएगा दोस्तों, ये इसके नीचे जो ये इलस्ट्रेशन आ रही हैं इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, 2 खाली पढ़ना है बस इनको। 2 स्टाइल में दी हुई होंगी, एक इनफॉर्मल स्टाइल है और एक फॉर्मल स्टाइल है।
इस स्टाइल का नाम इन्होंने रखा हुआ है इनफॉर्मल स्टाइल और इसका नाम रखा हुआ है फॉर्मल स्टाइल। ठीक है जी। यहाँ से एक दफ़ा वापस समरी करा दूँ मैं आपको, ताकि आपको याद हो जाए और आप रीडिंग करके मुझे अपना स्टेटस अपडेट कर दें। बिकॉज लेक्चर देखना मकसद नहीं है, उसको समझ के बुक रीड करना इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर कम से कम 2 दफ़ा रीड करने में एक एवरेज स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। डिफ़िकल्ट हेडिंग्स को 4 से 5 दफ़ा पढ़ें। यहाँ से शुरू होता है सैम्पल बिजनेस लेटर, 10 बातें हैं, 10 बातों की तफसील आ गई। इनको ख़ास तौर पर पढ़ लीजिएगा, MCQs की जगह है। 1.2 खाली रीडिंग करने का सर ने बोला है, परेशान होने का नहीं बोला। 1.3 पर्सुएसिव लेटर, ये वो वाली बात है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड टू टेक एक्शन, एडा प्लान। फिर लेटर्स ऑफ इंक्वायरी हैं, फॉलो अप लेटर्स हैं एंड सर्कुलर्स हैं। सर्कुलर्स के बाद दोस्तों कवरिंग लेटर्स हैं। कवरिंग लेटर की 3 बातें जो एग्जाम्पल यूजेज की दी हुई हैं, इसमें एक CV के साथ जाना भी लिखा हुआ है। तभी मैंने कहा था कि जॉब एप्लीकेशन के साथ इसको CV के साथ इसको यूज़ किया जाता है और जॉब एप्लीकेशन की जगह ये वाला वर्ड भी यूज़ होता है। कवरिंग लेटर की इलस्ट्रेशन से खाली देख के फ़ारिग करनी है। CVs एंड जॉब एप्लीकेशन लेटर्स में याद रखें कि CVs एंड जॉब एप्लीकेशन दोस्तों ये याद रखें कि CVs की 2 टाइप है असल, क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल। ये तो सबसे पहले करेंगे, ये बहुत बहुत लाइकली है पेपर में। इसके बाद इफ़ेक्टिव CVs की बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये एक दफ़ा देख लेंगे आप इंशाल्लाह। एंड इसके बाद आखिरी में जॉब एप्लीकेशन लेटर्स की और इसकी एग्जांपल देख के वाइंड अप करेंगे। मेमो के बारे में मैंने बताया था, 2.1 2.2 दोनों इंपॉर्टेंट है। एजेंडास के बारे में कहा था 3.1 और 3.3 इंपॉर्टेंट है। और 4 मीटिंग के बारे में मिनट्स तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मिनट के लिए 4.2 की हेडिंग पेपर में आने वाली जगह है। आई होप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 रीडिंग के साथ 3-4 दफ़ा के बाद आपके जहन में बैठ जाएगा और इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।